हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है मीनिंग के बारे में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट क्या होता है। कॉर्पोरेट के लिए हमारा आता है इट रेफर्स टू अ कॉरपोरेशन और अ लार्ज कंपनी। तो जब भी हम कॉर्पोरेट के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका लार्ज कंपनीज, मतलब हम बड़ी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो हमारी कॉरपोरेशंस है, बड़ी कंपनीज हो गई, वो आती है आपकी कॉर्पोरेट के अंदर। और इसके बाद में आता है आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस, बिहेवियर। इसके अंदर वो चीज़ें आती है कि हमें किस तरीके से एक काम को एथिकली करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रॉड तरीके से कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। गवर्नेंस के अंदर आता है कि जो भी है आपका रूल्स और रेगुलेशन के साथ में होना चाहिए, एक प्रोसेस को फॉलो करके होना चाहिए, साथ में वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो एथिकल होनी चाहिए। और ये आता है आपका गवर्नेंस में। गवर्नेंस इज अबाउट द रूल्स, प्रोसेस, बिहेवियर्स दैट गाइड, कंट्रोल एंड मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नेंस के अंदर आपके रूल्स आते हैं, प्रोसेस आता है, बिहेवियर आता है, जो भी गाइड करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इट इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजंस। अब इसके अंदर आपका डिसीजन मेकिंग भी आता है, जब हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करता है। और जब भी हमें डिसीजन पॉलिसीज़ को बनाना होता है तो वो सब आपका गवर्नेंस के अंदर आता है। It involved making decisions, setting policies, and overseeing how those decisions and policies are carried out. It ensures that everything is done correctly, ethically, and in line with the law. अब गवर्नेंस के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो भी हमने चीज़ें बनाई है वो ठीक तरीके से चलनी चाहिए, एथिकली होनी चाहिए, उसके अंदर एथिक्स को भी फॉलो किया गया हो, साथ में वो उसको रूल ऑफ लॉ को भी वहाँ पे फॉलो कर रही हो, तो वो आता है आपका गवर्नेंस के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे आती है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मीनिंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम एंड प्रोसेस विद इन एंड बाय विच अथॉरिटीज एक्सरसाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट मतलब जो भी हम लार्ज कंपनीज के अंदर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो भी हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आपका यहाँ पर आता है रूल्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सिस्टम हो गया या प्रोसेस हो गया, जो भी हमें एक अथॉरिटी, हमारे पास जो भी अथॉरिटी है उसको फॉलो करने की, तो वो आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। इट encompasses the mechanism by which companies and those in control are held in accountable। अब इसके अंदर हम कंपनीज को देखते हैं कि मतलब जो भी उसको कंट्रोल कर रही है तो वो कंपनीज वहाँ पर अकाउंटेबल होती है। अब कुछ भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ होगी तो हम किसको वहाँ पे जाके पकड़ेंगे? तो जो भी वहाँ का ओनर होता है वो ही अकाउंटेबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। Corporate governance influence how the objective of the company are set and achieved, how risk is monitored and accessed and how performance is optimized। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कंपनी का, वो फुलफिल होना चाहिए। कंपनी का एक जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल होना चाहिए, वो अचीव्ड होना चाहिए, और जो हमारी रिस्क है उसको हमें रिड्यूस करना है, और जो यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको बेहतर करना है पहले से। तो ये आती है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मीनिंग। इसके बाद में आता है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं वो एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स का, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि जो भी एम्प्लॉय कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर से वहाँ पे छुपा नहीं होना चाहिए। उन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट है या कोई भी कॉरपोरेट कंपनीज है, तो वो जो भी काम कर रही है वो सामने वाले पर्सन को सब चीज़ों की वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर आता है एक ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जैसे कि अगर आप कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो कंपनीज अगर किसी भी टाइप का वहाँ पे रूल्स लेकर आती है या पॉलिसीज लेकर आती है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? वो कंपनी। तो वो कंपनीज वहाँ पे अकाउंटेबल है क्योंकि वो उस चीज़ को वहाँ पे लेकर आई थी।
थर्ड आता है आपका फेयरनेस। फेयरनेस के अंदर आता है आपका कि जो भी चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, आगे हमने जो भी रूल्स या रेगुलेशंस हमने जो भी पास किए हैं, वो फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे फ्रॉड एक्टिविटीज़ के लिए हमने उन चीज़ों को पास किया है। तो फ्रॉडुलेंट तरीके के लिए हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना है। फेयरनेस होनी चाहिए एक दोनों ही पार्टीज़ के लिए, उनके जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए वहाँ पे देखने को चाहिए। फोर्थ आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में आएगा ही। तो यहाँ पे जो भी है अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल वो एक ही पर्सन होगा, जो भी उसको रूल्स को पॉलिसीज़ को वहाँ पे लेकर आया है। लास्ट आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि मतलब जो भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव है, तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को आपको टैकल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्क बना दी, जो बिज़नेस है आपका लॉस में चला गया, या जो भी आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज़ है वो लॉस में चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप रूल्स एंड पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, उससे रिस्क जो है वो आपको मैनेज साथ में करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके 5 जो ऑब्जेक्टिव्स है ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे आता है आपका एनहेंस कंपनीज वैल्यू। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, जब भी अगर आपने कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक अच्छे से अगर फॉलो किया होगा, तो इससे जो आपकी कंपनी की वैल्यू है वो बढ़ती है। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी, और सोसाइटी के अंदर वहाँ पे कंपनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी। दूसरा पॉइंट आता है, इससे आपकी जो कैपिटल है वो भी उसमें आपका एक्सेस होता है, कैपिटल में आपका इंक्रीज जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड आता है प्रिवेंट फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिसेस। अगर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से किया होगा, तो उससे हमारा जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है उससे भी हम वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे भी हम वहाँ पे बच सकते हैं। फोर्थ है आपका प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका जो है सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, मतलब जो भी हमारे आज के टाइम पे रिसोर्सेज है उसको हम थोड़ा सेव करें, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए वहाँ पे यूज़ में लाए जा सके। तो ये आता है आपका सस्टेनेबिलिटी। फिफ्थ आता है आपका रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये आते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके बाद में आते हैं आपके 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 4 पिलर्स में आपके यहाँ पे 4 पिलर्स के बारे में बात की जाती है। तो इसमें आपका पहला आता है फेयरनेस, दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंसी, थर्ड है आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी। 4 पिलर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो सबसे पहला है फेयरनेस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट ट्रीट शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, वेंडर एंड कम्युनिटीज फेयरली एंड विद इक्वल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो सभी लोगों को एक बिल्कुल इक्वालिटी के साथ में देखे। वो चाहे शेयर होल्डर हो, एम्प्लॉयज़ हो, वेंडर हो, कम्युनिटी मेंबर्स हो, तो उन सभी को इक्वली वहाँ पे रखे, इक्वल कंसिडरेशन में ले, और फेयरली सबके साथ में डील करे। तो ये आता है आपका फेयरनेस के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। द बोर्ड शुड प्रोवाइड टाइमली, एक्यूरेट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट सच थिंग्स। तो यहाँ पे ये बात की जाती है, जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं वो टाइमली, सबसे पहले जो भी काम है उसको टाइमली करे, एक्यूरेटली करे, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे। अब वो क्लियर इन्फॉर्मेशन जो भी आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन बताई जानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो वो भी उन्हें सामने लेकर आना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। रिस्क टू शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, अगर बिजनेस में रिस्क आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी, तो वो उसके बारे में भी उन्हें शेयर होल्डर्स और साथ में स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सभी मेंबर्स के बीच में। थर्ड आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ कॉरपोरेट मैटर्स एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे बात बोली जाती है कि जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं ना, वो यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉरपोरेट मैटर्स के लिए और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपका बोर्ड मेंबर्स है। इट मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड सपोर्ट द सक्सेसफुल ऑनगोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब उनको यहाँ पे वो उनको पता है कि जो भी आपकी कंपनी को सपोर्ट कैसे करना है, और आने वाले टाइम पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको अच्छा कैसे करना है। पार्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रिक्रूट एंड हायर अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इट मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे ये बात बोली जाती है कि जो भी आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स है ना, उनका क्या काम है कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे, और साथ में इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे काम जो है वो किया जाना चाहिए।
इसके बाद फोर्थ आता है अकाउंटेबिलिटी। द बोर्ड मस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ कंपनीज एक्टिविटी एंड रिजल्ट ऑफ इट्स कंडक्ट। तो यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स है ना, उनको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी कंपनी है ना, उसका क्या पर्पस है, कंपनी बनाई क्यों गई थी, कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। तो जो कंपनी का पर्पस है ना, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्योंकि एक जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, वही अकाउंटेबल होंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उनको अच्छे से काम करना चाहिए, फेयरनेस लानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी उनको सभी के लिए रखनी चाहिए, सभी के लिए फेयरनेस रखनी चाहिए, चाहे वो वेंडर्स हो, वहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, शेयर होल्डर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, तो सभी के लिए यहाँ पे वो अकाउंटेबल रहते हैं। Company leadership are accountable for the assessment of company's capacity, potential and performance. It must communicate issues of importance to shareholders. तो यहाँ पे जो है वो अकाउंटेबल कौन होगा, आपके जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो वहाँ पे अकाउंटेबल देखने को मिलेंगे। तो ये 4 पिलर्स होते हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ये बहुत ही 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कि यहाँ पे बात की जाती है कि उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी ही चाहिए। इसके बाद में आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर कहीं जगह पे बिल्कुल गलत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जाती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट आता है इंक्रीज रिस्क ऑफ करप्शन। अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से नहीं होगी, कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उससे क्या बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। अगर यहाँ पे किसी के मतलब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा, तो उससे क्या बढ़ेगा, आने वाले टाइम पे करप्शन देखने को मिलेगा वहाँ पे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका डैमेज टू रेपुटेशन। जो भी कंपनीज की रेपुटेशन होगी, गुडविल होगी, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में गवर्नेंस को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उससे उनकी जो इमेज है उस पर भी डैमेज जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंशियल लॉस। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि इस कंपनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो जो उनका पैसा है उस कंपनी में वो निकालना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। फोर्थ आता है आपका लीगल पेनल्टीज। अब जैसे कि उनके फ्रॉड के बारे में जब पता चलेगा, तो गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन लेगी। अब गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो उनको वो कुछ पेनल्टीज है, जो भी डैमेज है उसको पे वहाँ पर करना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट आता है आपका लीगल पेनल्टीज। फिफ्थ आता है आपका लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा निकालेंगे। उन्होंने जितना भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उसको वो धीरे धीरे करके निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी ख़त्म होना होगा, और यहाँ पे उसको, कंपनी को, वो भी लॉस देखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है आपका करप्शन, उनकी रेपुटेशन खराब होती है, फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलता है, लीगल पेनल्टीज, और लास्ट है आपका लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इसके बाद में आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर इस प्रैक्टिस को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो जो गवर्नमेंट है यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वहाँ पे बनाती है, जिससे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर सकें। दूसरा आता है आपका बोर्ड कंपोजिशन एंड रोल। तो यहाँ पे जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाई जाती है, उनके रोल्स को देखा जाता है, तो उस तरीके से ये काम करती है। थर्ड आता है आपका ऑडिट कमेटी। टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑडिट कमेटी बिठाई जाती है, ऑडिट मेंबर होता है, मतलब ऑडिटिंग वहाँ पे की जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है। फोर्थ आता है आपका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस बारे में बात की जाती है। लास्ट आता है आपका विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि विसल ब्लोइंग की प्रोटेक्शन वहाँ पे हमें देनी है। तो ये प्रैक्टिसेस थी जो इंडिया के अंदर दी जाती है। विसल ब्लोइंग का आपको एक कंप्लीट टॉपिक आएगा जो आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात की है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग के बारे में, साथ में हमने उसके इम्पोर्टेंस देखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, 4 पिलर्स देखे हैं और इसका इम्पैक्ट देखा है। वीडियो में बस इतना ही। यूनिट नंबर 1 का आज हमने एक मेजर टॉपिक को कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।